नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी नदी जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की और आज बात करेंगे भौमजल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की। तो आइए एक एक करके इनको देख लेते हैं। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि भौमजल क्या होता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो जल होता है या कंदराओं में, घाटियों में जो जल होता है उसे हम भौमजल कहते हैं। भौम का अर्थ होता है भूमि, तो भूमि के आंतरिक भागों में जो जल होता है उसे हम भौमजल कहते हैं। तो आइए बात करते हैं इससे क्या कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो पहले बात करते हैं काष्ठ स्थलाकृतियां। ये काष्ठ शब्द चूने के लिए अभिप्रेरित किया गया है, चूने के लिए सिग्निफाई किया गया है, यानी कि चूना होता है काष्ठ। ये जो काष्ठ शब्द आया है वो आया है यूगोस्लाविया से। कहाँ से आया है दोस्तों? यूगोस्लाविया से। यूगोस्लाविया में जो चूना प्रधान क्षेत्र हैं उन्हें क्या कहते हैं? काष्ठ कहते हैं। तो इससे जो स्थलाकृति निर्मित होती हैं उन्हें हम काष्ठ स्थलाकृतियां कहते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, यूगोस्लाविया में चूना प्रधान क्षेत्रों में निर्मित स्थलाकृतियां काष्ठ स्थलाकृतियां कहलाती हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। इन स्थलाकृतियों में पहले क्रम में है लेपीज, या इन्हें इंग्लिश में कहते हैं क्लिंट। लेपीज क्या होते हैं दोस्तों? मान लीजिए ये कोई चूना प्रधान चट्टान है, कोई चूने की चट्टान है जिसमें कि कैल्शियम है, चूना है, चूना प्रधान चट्टान है। अब इसमें जल द्वारा, किसके द्वारा? जल द्वारा इसमें ऊपरी भूमि का क्षरण कर दिया जाता है या अपर्दन कर दिया जाता है। पिछली वीडियो में हम अपर्दन निक्षेपण की बात कर चुके हैं। अपर्दन कर दिया जाता है तो इसी ऊबड़ खाबड़ भूमि को, ऊबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहते हैं? लेपीज कहते हैं। यानी कि चूना प्रधान चट्टान का जब जल के द्वारा अपर्दन कर दिया जाता है तो जिस ऊबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? लेपीज या क्लिंट कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों घोलरंध्र की। इसी जल द्वारा जब इसकी ऊपरी सतह पर चट्टान की, चूना प्रधान चट्टान की ऊपरी सतह पर बड़े बड़े गड्ढे निर्मित कर दिए जाते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? घोलरंध्र। घुलन क्रिया क्या होती है? जब चूने को जल के माध्यम से घोल दिया जाता है या कार्बोनेटीकरण कर दिया जाता है तो उसे हम घोलन क्रिया कहते हैं। तब इसे कैसे लिखेंगे? घोलरंध्र को जल द्वारा चूना प्रधान चट्टान के ऊपरी भाग पर बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण क्या कहलाता है? घोलरंध्र कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भूमिगत कंदरा। भूमिगत कंदरा क्या होती है दोस्तों? जब यही जल चट्टान के आंतरिक भागों में चला जाता है, चट्टान के आंतरिक भागों में चला जाता है और खोखली संरचना का निर्माण करने लगता है, खोखली संरचना का निर्माण करने लगता है तो इस पूरे भाग को क्या कहेंगे? भूमिगत कंदरा हम कहेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं स्टेलेक्टाइट की। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट दोनों पूछे जा चुके हैं। क्योंकि दोस्तों मैं ये इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एमपीपीएससी में कई सारी चीज़ें रिवाइज होती रहती है। मेंस का आप पेपर उठाकर देखेंगे तो ये चीज़ें बार बार रिवाइज होती रहती हैं। तो आइए बात करते हैं स्टेलेक्टाइट की। अब दोस्तों यहाँ पर भूमिगत कंदराओं का निर्माण हो चुका था। मान लीजिए ये कोई भूमिगत कंदरा है जो चूना प्रधान है या चूने से बनी हुई कोई चट्टान है। अब स्टेलेक्टाइट क्या होता है? मान लीजिए इसमें किसकी क्रिया हुई? जल की इसमें क्रिया हुई और ये जो चूना प्रधान चट्टान है वहां पर क्या हुआ? बड़े बड़े लेपीस का निर्माण हुआ और इनके माध्यम से चूना नीचे के क्षेत्रों में आने लगा। कहां पर आने लगा? भूमिगत कंदरा के अंदर प्रवेश कर गया और जम गया। क्या हुआ? ये कैल्शियम चूना जम गया। तो इससे जो स्थलाकृति निर्मित होगी उसे हम कहेंगे स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट आप थोड़ा ध्यान रखें, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। स्टेलेक्टाइट यानी कि ऊपर निर्मित स्थलाकृतियां। यहाँ पर एक और बना लेते हैं हम। ये जल की घोलन क्रिया द्वारा जब चूना कंदरा के आंतरिक भागों में जमने लगता है तो उससे निर्मित स्थलाकृति क्या होती है? स्टेलेक्टाइट कहलाती है। इसे कैसे लिखेंगे? 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। जब चूना प्रधान चट्टान में जल की क्रिया होती है और जल आंतरिक भागों में कंदरा से घोलन क्रिया करके आंतरिक भागों में चूना जमने लगता है तो उसी निर्मित स्थलाकृति हम क्या कहेंगे? स्टेलेक्टाइट कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे, स्टेलेग्माइट की बात करते हैं। चूंकि दोस्तों लेग यानी कि पैर होता है तो ये नीचे की ओर जमती है, यानी पैर की तरफ जमती है। स्टेलेग्माइट आप इसे याद रख सकते हैं। इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि याद कैसे करेंगे। स्टेलेग्माइट
देखिए दोस्तों, अब कुछ चूना यहाँ से निकलेगा चूना और बूंद के रूप में यहाँ भी नीचे भी गिरेगा, तो यहाँ पर भी एक इस तरह से इस स्थलाकृति का निर्माण करेगा। ठीक है दोस्तों, इस स्थलाकृति का निर्माण करेगा। सेम वही है, चूना प्रधान क्षेत्रों में चट्टान की गोलन क्रिया के द्वारा जब चूना कंदरा के निचले भागों में जमने लगता है, जब कंदरा के निचले भागों में जमने लगता है तो निचले भाग में निर्मित स्थलाकृति को क्या कहेंगे? स्टेलेग्माइट कहेंगे। लेग से आप याद रख सकते हैं, ये नीचे बनेंगी और स्टेलेक्टाइट ऊपर की तरफ बनेंगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कंदरा स्तंभ की। जब यही चूना प्रधान जो स्थलाकृतियां बनी, कौन कौन सी? स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टमाइट और स्टेलेग्माइट, ये दोनों जब मिल जाती हैं अत्यधिक चूना के जमाव के कारण, ये दोनों मिल जाती हैं, तो इसे जो स्थलाकृति निर्मित होती है उससे हम क्या कहेंगे? कंदरा स्तंभ। कैसे लिखेंगे इसको? जब चूना प्रधान क्षेत्रों में जल की गोलन क्रिया द्वारा चूना प्रधान स्टेलेक्टमाइट और स्टेलेग्माइट जब आपस में मिल जाते हैं, जिस स्तंभ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहेंगे? कंदरा स्तंभ कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शुष्क घाटी की। शुष्क घाटी की हम बात करते हैं। मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, कोई चट्टान है, चूना प्रधान चट्टान है, इसमें गोलन क्रिया द्वारा, जल द्वारा इसमें गोलन क्रिया की गई और जल इसके आंतरिक भागों में प्रवेश करने लगा। आंतरिक भागों में जल का प्रवेश हो गया, जिसके कारण अब जो नदी या कोई भी जल प्रपात जो भी बह रहा था वो कहाँ आगे नहीं बह पाएगा, इसके अंदर ही चला जाएगा पूरा। तो आगे की जो क्षेत्र हमें शुष्क क्षेत्र मिलेगा, जो आगे हमें शुष्क क्षेत्र प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? शुष्क घाटी कहेंगे। शुष्क घाटी को ही, शुष्क घाटी या शुष्क क्षेत्र को ही अंधी घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंधी घाटी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। आइए देखते हैं कुछ और स्थलाकृतियां इसके द्वारा निर्मित होती हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बात करते हैं। अभी कुछ स्थलाकृतियों की बात हमने की थी, आगे बात करते हैं टेरा रोसा। हमने देखा था अभी चट्टान का चूना प्रधान चट्टान का अपर्दन ऊपर से हो चुका था जल के द्वारा। इसी जल के द्वारा कुछ अवसादों का निर्माण भी यहाँ पर हो गया था। ये जो चट्टान की अवसाद होंगे, तो इस अवसादी मिट्टी को, जो चूना प्रधान मिट्टी है, उसी मिट्टी को हम क्या कहेंगे? टेरा रोसा। ठीक है दोस्तों, तो इसे कैसे लिखेंगे? जल की गोलन क्रिया द्वारा चट्टान की, चूना प्रधान चट्टान की ऊपरी क्षेत्र में जो मिट्टी निर्मित हो जाती है उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? टेरा रोसा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम्स की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपर्दन हो चुका है, चट्टान अपने भागों में टूट गई है, लेकिन जो चट्टान अभी अनापर्दित है या जो नहीं टूटी है या जो अभी गोलन क्रिया जिसमें नहीं हुई है, वो कैसी है? सिलिका प्रधान है। कैसी दोस्तों? सिलिका प्रधान है। उसी सिलिका प्रधान स्थलाकृति को जो बच गई है उसे क्या कहेंगे? हम हम्स कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम मिलता है। इसे मैं बता देता हूं, इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, जो क्षेत्र है मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका में से हे स्टेक के नाम से जाना जाता है। हे स्टेक के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको मध्य अमेरिका में हे स्टेक कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमने घोलरंध्र देखा था। घोलरंध्र के बाद जो कुछ और स्थलाकृतियां भी बची हैं, जैसे कि पोलजे, इसके बाद डोलाइन, युवाला, ये जो स्थलाकृतियां बची दोस्तों, ये क्या हैं? जो घोलरंध्र अभी हमने कुछ देर पहले स्थलाकृतियों में देखा था, उनके ही विस्तृत रूप है पोलजे, डोलाइन और युवाला। जब वही घोलरंध्र बड़े होते रहते हैं तो उन्हें ही पोलजे, डोलाइन और युवाला कहते रहते हैं। ठीक दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा पोलजे है वो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पोलजे मैं आपको बता देता हूं, वो है बाल्कन प्रदेश में लिवनो। बाल्कन प्रदेश का लिवनो, ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पोलजे है। इसको याद रखने की जरूरत कोई नहीं है हालांकि, फिर भी।
तो इस तरह से हमने देखा चूना प्रधान क्षेत्रों में भौम जल द्वारा जो स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। अब आगे बात करेंगे अगली वीडियो में सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति होगी।